आप प्रोफेसर हैं, आपने आला यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की है। आप दिल्ली में ऐसी जगह रहते हैं कि आपके पड़ोसी हर धर्म के हैं। आपके कपड़े देखकर आपको पहचाना नहीं जा सकता। इन सारी चीजों के बावजूद जब आप बोलते हैं तो क्या उसको वैसे ही लिया जाता है जैसे अशोक कुमार पांडे के बोले को लिया जाता है? पहला जवाब तो बहुत सीधा है, मुसलमान है तो फिर मैं रोना धोना शुरू कर दूं कि बहुत बुरा हो रहा है कि मुसलमान का पैदा होने से लेकर मरना तक एक समस्या है। पैदा होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, शादी करेगा तो ट्रिपल तलाक वाली समस्या आएगी, खाना खाएगा तो गौ प्रोटेक्शन आ जाएगा, उसके बाद में स्कूल जाएगा तो मदरसे में या स्कूल में जिहादी बनेगा, पीएससी करेगा तो वो फिर यूपीएससी जिहाद भी करेगा। जब वो मर जाएगा तो जमीन कब्जा करेगा, उसके लिए जमीन की भी समस्या पड़ेगी। हिंदू तो जला दिया जाता है तो मुसलमान को 2 गज जमीन भी चाहिए। ऐसा कैसे मान लें कि 20 करोड़ की आबादी के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी उनका कोई राजनीतिक रुझान नहीं है और भेड़ बकरी नहीं है। होता यह है कि जब भी हम मुसलमान की बात करते हैं तो रो पीट के कुछ चुने हुए मुद्दों पर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुसलमान का मुद्दा सिर्फ मुसलमान का मुद्दा यही रहेगा, मेरी मस्जिद बच जाए, मेरा ये हो जाए। मुसलमानों से पूछिए कि आप आखिर आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो ये बताते हैं बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, एजुकेशन है। ये तरह की चीज़ें हमेशा आती हैं, हमेशा लोग, और आमतौर पे हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं होता जब आप उसको इस तरह के मुद्दों पर बात करते। ये जो अक्सर हमारे लिबरल दोस्त कहते हैं कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं है संविधान बदलने की, बल्कि और किसी भी पॉलिटिकल क्लास को बदलने की ज़रूरत नहीं है, एप्रोप्रिएट करते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी वो संविधान को एप्रोप्रिएट करेगी, बीजेपी भी कर रही। तो बीजेपी ने कैसे किया? बिल्कुल उसकी दिलचस्पी नहीं है शब्द बहुसंख्यक या मेजोरिटी के अंदर, उसकी दिलचस्पी है शब्द माइनॉरिटी में। और ये बात जाती है हिंदू विक्टिमहुड से कि हम इतनी बड़ी मेजोरिटी होकर भी हम अपने देश में अपना शासन नहीं स्थापित कर पाए। तो नए भारत का राज्य खैराती राज्य है। नए भारत का जो चलन है वो हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और तीसरी चीज़ है उसकी विशिष्ट राजनीति। आपने कहा कि हिंदुत्व हेजीमनी पर, यानी हिंदुत्व प्रभुत्व पर, हाँ, सारी पॉलिटिकल क्लास की सहमति है ऑलमोस्ट। ये नरेंद्र मोदी ने 2019 के इलेक्शन के बाद जब वो अपनी जो जीत वाली जो स्पीच होती है वो दे रहे थे, तब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आज किसी की ताकत नहीं है जो ये शब्द सेकुलर बोल दे। और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि किसी ने ये शब्द आपको बोलने से रोका नहीं था कि हम सेकुलर राजनीति करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल लीडर जब चुनाव प्रचार में जाए और ये कहे कि मैं सेकुलर राजनीति कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। बड़ा झेप के साथ में वो मुसलमान का नाम लेता है, बहुत झेप, बल्कि मुसलमान का तो नाम ही नहीं लेता, माइनॉरिटी कह के चुप हो जाता है। और जब हम कांग्रेस कहते हैं तो केवल राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है। ये बात राहुल गांधी के हक में कही जानी चाहिए, निसंदेह, कि राहुल गांधी अभी भी वो शर्म उनमें नहीं है वो कहें कि मैं सेकुलर राजनीति नहीं करता। ये आप राहुल गांधी के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे फॉर्मेशन आप नहीं कह सकते कि राहुल गांधी बहुत एग्रेसिवली हिंदुत्व की मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो न्यू इंडिया है जिसमें मुस्लिम कहने से लोग चूकते हैं, मैं भी कई बार ये बात कहता हूँ कि अल्पसंख्यक क्यों कहना है? अगर बौद्धों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, सिखों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, ईसाइयों पे नहीं हो रहा है, तो मुसलमान कहिए। अगर मुसलमानों पे नहीं हो रहा है, ईसाई पे नहीं हो रहा है, बौद्धों पे नहीं हो रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो सिख कहिए। जिस पे कहा जा रहा है उस पे कहिए, इसको अमूर्त क्यों बना देना? तो ये जो नाम लेने से डर हो गया है, जो एक ये डर है कि हिंदू वोट हाथ से निकल जाएगा। मुस्लिम पोलिटिकोफोबिया का मतलब बहुत दिलचस्प है कि 2 या 2 से ज़्यादा मुसलमान जब भी वो राजनीति की बात करेंगे तब वो कहीं ना कहीं पर वो एंटी इंडिया हो जाएंगे। और ये परसेप्शन 2014 में नहीं बना, ये पहले से था। मुसलमान एक तरीके से वोट देते हैं, एक तरीके से नमाज पढ़ते हैं, एक तरीके से सारे काम करते हैं, और वो सारे काम कहीं ना कहीं पर हमारी जो राष्ट्रीय अस्मिता है या राष्ट्र की जो सोच है उसके साथ नहीं जाता। ये एक एस्टैब्लिश परसेप्शन है। मतलब जब भी जो मुस्लिम कलेक्टिविटी है, जो मुसलमानों की ऐसे ग्रुप जब भी आएगा आपको गड़बड़ लगेगी, चाहे वो नमाज पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो वो उसमें। और अब तो क्या हो गया, उतना बढ़ चुका यूनिटी डाइवर्सिटी, आप जो है ताजमहल की और अजंता की दिखा के इमेज वो बराबर कर देते हो। लेकिन एक आम हिंदू एक आम मुसलमान के साथ में कैसे रहता है, वो यूनिटी अगर हमने कहीं दिखाई होती, तो अगर हमने उसको कहीं पॉलिसी डिस्कोर्स बनाया होता, तो शायद इस तरह की समस्याएं नहीं आ रही होती। गांधी का नौखेली वाला जो प्रयोग है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे पूरा हक है एक हिंदू होकर किसी मुसलमान के गलत करने पर, और किसी मुसलमान को पूरा अधिकार है ये कहने का कि आप हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये ही सॉल्यूशन है।
नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं द क्रेडिबल किताब के साथ। आप जानते हैं हर संडे 2 बजे एक ज़रूरी किताब और उसके आथर को हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिलाल अहमद। हिलाल साहब लगातार अखबारों में भी लिखते हैं, टीवी चैनल्स पर भी दिखाई देते हैं, जो एक मुश्किल काम है, उस पर भी बात करूंगा मैं। और उनकी किताबें जो इधर आई हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। 2 किताबें आज मैं ले रहा हूं। एक अंग्रेजी की किताब है उनकी जो पेंगुइन से आई है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम, मुस्लिम्स इन न्यू इंडिया, और दूसरी अल्लाह नाम के सियासत, जो सेतु प्रकाशन हिंदी से आई है। मुस्लिम और हमारा समय 2014 के बाद कुछ ज़्यादा ही बड़ा सवाल बन गया है। देश में मुस्लिम होना क्या है ये मैं महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन इतने सारे दोस्त हैं, इतना सारा कुछ देख रहे हैं कि इतना बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद भारत में, चाहे वो लिबरल मुसलमान हो, चाहे धार्मिक मुसलमान हो, चाहे खूब पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे घरों में काम करने वाली लेबर हो, सबके एहसासात में थोड़ा बदलाव तो आया है। एक, आप डर कहना चाहें, अब डॉक्टर साहब उस पर डिटेल में बात करेंगे, आप डर कहना चाहें डर कह लें, एक उलझन कहना चाहें उलझन कह लें, एक सवाल अपने भविष्य को लेकर कहना चाहें वो कह लें, लेकिन सबके सामने कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है अचानक जैसे बहुत बड़ी एक जनसंख्या को एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जिसके चारों तरफ सवालात के जंगल हैं और उसे पता नहीं है कि उसे क्यों जवाब देना है। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब की किताब में इन चीज़ों पर, इस बदलाव पर, और क्या ये बदलाव वाकई 2014 में हुआ या एक प्रोसेस था जिसको 2014 में अचानक से इम्पेटस मिल गया, इन चीज़ों पर काफ़ी कुछ है। लेकिन सवाल, एक ऐसे सवाल से मैं शुरू कर रहा हूं जो आपकी किताब भी उठाती है, और वो कहती है कि शैल आई स्पीक एज अ मुस्लिम। आप प्रोफेसर हैं, आपने आला यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की है, आप दिल्ली में ऐसी जगह रहते हैं कि आपके पड़ोसी हर धर्म के हैं, आपके कपड़े देखकर आपको पहचाना नहीं जा सकता। इन सारी चीज़ों के बावजूद जब आप बोलते हैं तो क्या उसको वैसे ही लिया जाता है जैसे अशोक कुमार पांडे के बोले को लिया जाता है? और आपको क्या लगता है कि वैसे ही लिया जाना चाहिए, या ठीक है मैं हिलाल अहमद हूं तो हिलाल अहमद की तरह लिया जाना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, आप जानते हैं। इस सवाल के 2 जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो ये होगा कि मैं और हम सभी सिर्फ एक पहचान लेकर अपनी नहीं चलते हैं। हमारी बहुत सारी अलग अलग पहचानें होती हैं, और उसको अगर मैं सीमित कर दूं अपनी मुस्लिम पहचान तक तो फिर सवाल जो है थोड़ा सा एक तरफा हो जाएगा। और मैं अपने आप को मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरह से अपने आप को सिर्फ मुसलमान अगर कहूं तो जो पैमाने मुसलमान होने के हैं मैं उन पर पूरी तरह खरा उतरूंगा, या अपने आप को मैं प्रोग्रेसिव कहूं तो जो पैमाने प्रोग्रेसिव होने के हैं उन पर खरा उतरूंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, और ये मेरी अपनी एकेडमिक जर्नी का भी एक सवाल रहा है, अपनी निजी ज़िंदगी का भी एक सवाल रहा है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी टाइप का। बिल्कुल, देखिए उसमें है ये कि आप जब जैसे मैंने ये सवाल उठाया, उसका बेसिक जो काम था वो ये था कि मेरी तकरीबन 2 ऐसी पहचानें हैं जो बहुत ऐसी हैं जिनको मैं अलग नहीं कर सकता। एक मेरी शोधार्थी की पहचान है, मैं रिसर्च करता हूँ, और दूसरी मेरी पहचान मेरी मजहबी पहचान है, और मुझे दोनों अपनी पहचानों को साथ लेकर चलना है, और हर किसी को साथ लेकर चलना होता है। तो हम आखिर वो कौन सा रास्ता निकालें कि जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आपके तर्क जो हैं वो आपके श्रोता तक, आपके पढ़ने वाले तक पहुँच पाए। तो मुझे ऐसा लगता है इसी बात को, इसी बैलेंस को, इसी संयोजन को हमको इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स कहना चाहिए। बिल्कुल। और ये इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स का नाम बड़ा ज़रूरी है देना इसको, क्योंकि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो देखिए मैं कोई सारे रिसर्चर्स की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, और मैं ना ही मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी नुमाइंदगी सिर्फ अपने आप कर रहा हूँ, और मेरी नुमाइंदगी मेरी राजनीति है। और अगर इस राजनीति को मैं इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स कह रहा हूँ तो इसके, जैसे मैंने कहा कि ये वाला मेरा जवाब है। पहला जवाब तो बहुत सीधा है, मुसलमान है तो फिर मैं रोना धोना शुरू कर दूं कि बहुत बुरा हो रहा है, तो फिर आपकी मेरी बातचीत का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं रह पाएगा। हाँ, हद से सहानुभूति हो सकती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा है कि मैं रिसर्चर भी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिस्टमैटिकली इस बात को जानना चाहिए कि ये जो पहचान के सवाल हैं वो आखिर भारत के मूल सवाल कैसे बन गए। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है और ये दोनों पहचानें मेरी पहचानें हैं, तब हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो राजनीति मैं कर रहा हूँ, जिसे इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स मैं कहता हूँ, उसके क्या अवयव हैं।
तो मेरे हिसाब से 3 बातें, 3 शर्तें हैं इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स की, जिसको कि हम सभी को समझना चाहिए। देखिए, पहली शर्त जो है वो है कि जो प्रक्रिया है रिसर्च की, वो आपके पाठक के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपने सोर्सेस कौन से इस्तेमाल किए, आपके सवाल क्या थे, और आप पूरी प्रक्रिया में पाठक आपका आपके साथ चले। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जिन समुदायों पर रिसर्च कर रहे हैं उनसे एक उसूली दूरी बनाकर रखिए। मैं मुस्लिम समुदायों पर रिसर्च करता हूं और मैं मुसलमान भी हूं, तो जब मैं एक रिसर्चर के रूप में मुस्लिम समुदायों की सब्जेक्ट और रिसर्चर में दूरी एक होनी चाहिए, एक उसूली दूरी, उसूली, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाऊंगा, कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक उसूली दूरी आपको बनाकर रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए। आप आलोचनात्मक सवाल जरूर पूछिए, उसूली दूरी की बात है। तीसरी बात ये, जो तर्क मैं दे रहा हूँ वो तर्क जो है वो टेंटेटिव हैं, वो अभी संदर्भ के अनुकूल हैं, और इन तर्कों को मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल ट्रूथ है और ये अंतिम सत्य पर हम पहुंच गए हैं। हो सकता है कि कल मैं जब अपनी रिसर्च की प्रक्रिया से अलग तरीके से गुजरूं तो हो सकता है मेरे तर्क बदल जाएंगे। तो ये 3 बातें मेरी राजनीति को परिभाषित करती हैं, जिसको मैं इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स या बौद्धिक राजनीति कहता हूँ। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपकी जो रिसर्च की या शोध की प्रक्रिया है वो स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिन समुदायों पर रिसर्च कर रहे हैं उनसे उसूली दूरी होनी चाहिए। और तीसरी अहम बात ये कि जो आप तर्क दे रहे हैं वो टेंटेटिव हैं और संदर्भ के अनुकूल हैं, वो फाइनल ट्रूथ नहीं है। अगर हम 3 बातों को लेकर मुस्लिम पहचान की जो पूरी राजनीति हो रही है, उस राजनीति में केवल मुसलमान शामिल नहीं है, इनफैक्ट मुसलमान कम शामिल हैं और जो हिंदुत्व की राजनीति वो ज़्यादा शामिल है। जब तक हम इस नज़रिए से नहीं देखेंगे तब तक मुझे लगता है कि हम जो 2014 के बाद हुआ या जो प्रक्रिया 2014 से पहले चल रही थी उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपकी जो पेंगुइन वाली किताब है, जिसका आखिरी हिस्सा आपने दिया है कि मुस्लिम्स इन न्यू इंडिया, और ये जो किताब है इसका नाम है अल्लाह नाम की सियासत। अब अल्लाह नाम की सियासत जो है वो अपने आप में अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि मतलब किसी शेर का एक हिस्सा भी हो सकता है ये। नॉर्मली मुस्लिम राजनीति कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है, अल्पसंख्यक राजनीति कहा जाता है, आपने इसको नाम दिया अल्लाह नाम की सियासत। इसकी थोड़ी वजह पे बात कर लें, फिर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ सवाल आप साथ में ही ले लीजिएगा जी। कि न्यू इंडिया में जो मुस्लिम है उस पर आपने डिटेल बात की, उस किताब पे तो हम और बात करेंगे ही करेंगे। ओल्ड इंडिया जो सो कॉल्ड था, अब ओल्ड इंडिया हमारे देखते देखते हो गया, हम तो उसी में पड़े हुए थे। वहाँ केवल मुस्लिम नहीं, लेकिन जिस तरह से 47 के बाद से ही आप देखते हैं कि एक तरफ एक राजनीति है जो लगातार दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, आदिवासियों को आगे लाने की कोशिश करती है। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले सकते हैं, नेहरू का नाम ले सकते हैं, नामों से हम बच भी सकते हैं। और साथ साथ एक पैरेलल राजनीति चलती है जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स के मामले में भले बहुत प्रभावी ना हो, लेकिन सोशल जो कंसंसनेस क्रिएट करने का है उसमें लगातार प्रभावी रही है, ये हम जानते हैं। जो इसके ठीक उलट हिंदू राष्ट्र की पॉलिटिक्स जिसको आप कह सकते हैं, इसको लेकर लगातार चलती रही है। तो अचानक 2014 में कुछ हो गया हो, ये तो होता नहीं है। आप रिसर्चर हैं तो चीजें प्रोसेस में होती हैं। मैं चाह रहा था इन दोनों को लेकर आप अपना वक्त लेके आराम से। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जो इसका नाम है सियासत, अल्लाह नाम की सियासत, इसमें यह है कि जैसे राम नाम की सियासत होती है, ऐसी अल्लाह नाम की सियासत भी है। और हम ऐसा कैसे मान लें कि 20 करोड़ की आबादी के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी उनका कोई राजनीतिक रुझान नहीं है और भेड़ बकरी है, नहीं है ऐसा। और फिर मैं हमेशा एक चीज़ या फिर वो मोनोलिथ हैं, उनकी एक ही तरह की राजनीति, ये भी बेकार की ये भी गलत बात है। हम बात कर रहे हैं इतनी बड़ी जनसंख्या की जो कि कास्ट, जेंडर, रीजन, इन सब आधारों पर बटी हुई है। तो अब इतनी बड़ी आबादी पर आप कोई स्टेटमेंट दें और ये कहें मुसलमान ऐसे सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। तो उसमें उसकी बहुलता को देखना ज़रूरी है। तो उस बहुलता की वजह से मुझे लगा कि अल्लाह अगर एक चीज़ है जिसके नाम से सियासत होती है, तो उसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। तो इसका कारण तो ये था। लेकिन जो आपका जो अहम सवाल है इसके अंदर वो ये है कि अगर हम न्यू इंडिया की बात करें तो देखिए न्यू इंडिया, हाँ, ये न्यू इंडिया जो है वो एक्चुअली बहुत दिलचस्प बात है। मुहावरा है, ये ऐसा जुमला भी नहीं है। ये एक 2014 के बाद उपजी हुई एक पॉलिसी का विमर्श है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और इसकी 3 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। पहली बात तो कि क्या चीज़ है जो नए भारत, जो नया भारत कहा जाता है,
उसमें जो राज्य है उसका स्वरूप क्या है। अब ये चीज़ें देखिए, होता ये है कि जब भी हम मुसलमान की बात करते हैं तो रो पीट के कुछ चुने हुए मुद्दों पर आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमको उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, जो आपने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान का मुद्दा सिर्फ मुसलमान का मुद्दा यही रहेगा, मेरी मस्जिद बच जाए, मेरा ये हो जाए। और हमने जो सर्वेक्षण किए उसमें तो बहुत मुसलमानों से पूछिए कि आप आखिर आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो ये बताते हैं बेरोज़गारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, एजुकेशन है। ये तरह की चीज़ें हमेशा आती हैं, हमेशा लोग, और आम तौर पे हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं होता जब आप उसको इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं, या जब आप पूछते हैं लोगों से कि भाई आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप 3 ऐसे मुद्दे बताइए जिसके आधार पे आप जो है वोट देते हैं, तो लोग बोलते हैं ये जो बुनियादी सबके मुद्दे हैं। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें, जो आपका सवाल था कि नया भारत क्या है, तो नए भारत का राज्य क्या है। नए भारत के राज्य को मैं कहता हूँ चैरिटेबल स्टेट राज्य। और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि नए भारत की प्रक्रिया 2014 से शुरू हो गई। ये कहानी तो हमारी 1991 से शुरू होती है। 1991 में जो हमारा जो कंसेप्शन था लोक कल्याणकारी राज्य का, वो बदल गया वेलफेयर स्टेट का। और उसमें उसने ये कहना राज्य ने ये कहना शुरू किया कि हमको, और इस पे पूरी पॉलिटिकल क्लास की सहमति थी कि आपको जो इकोनॉमिक स्फीयर है उसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट अपने आप को स्वयं चलाती है। मार्केट के ऊपर आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे। हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो जूझ रहे थे उस समय भी, अब भी जूझ रहे हैं। तो मार्केट अपने आप को रेगुलेट कर लेगी, आपको कोई लेना देना नहीं है मार्केट से। हाँ, लेकिन ये मान्यता कि जब मार्केट आएगी तो फिर ऐसा भी होगा कि जो पूंजी है वो कुछ हाथों में केंद्रित होती चली जाएगी, तो आपको समस्या होगी। तो राज्य कह रहा है कि मैं आपकी समस्या समझता हूँ। पॉलिटिकल क्लास ने कहना शुरू किया कि हाँ, हम आपकी समस्या समझते हैं, लेकिन ये मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, ये अपने आप को रेगुलेट कर लेगी, इसके अंदर हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। जब हम आपकी समस्या समझेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा जिससे कि आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए। ये शब्द बड़ा दिलचस्प है, कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप क्या करेंगे, छोटी छोटी कुछ, या जो इससे पहले वाला जो राज्य था वो क्या कहता था कि हम आपको सेक्टोरल डेवलपमेंट देंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कुछ दे देंगे, औरत हैं तो कुछ दे देंगे, दलित हैं तो कुछ दे देंगे, ओबीसी हैं कुछ दे देंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं तो कुछ दे देंगे। तो हम आपको कुछ देते रहेंगे। लेकिन जब आप सिटीजन होंगे तो हम कहेंगे मार्केट विल रेगुलेट इटसेल्फ। तो ये एक चीज़ थी जो इससे पहले वाले राज्य ने हमको स्थापित की। जब ये वाला राज्य आया 2010-11 के बाद, जो स्टेट का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदला, उसमें जो नया राज्य आया उसने जो है वो वन टाइम ग्रांट देना शुरू कर दिया। जो आप कंटेम्प्रेरी स्टेट है वो क्या कह रहा है कि आपको मैं इक्विप करूँगा, कैसे कि मैं मार्केट को आप तक ले जाऊँगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो लॉजिक है इस वक्त देश में वो ये है कि मार्केट आपके नीचे तक पहुँचे ताकि आप उससे इंटरेक्ट कर सकें। एक और दूसरी बात, वन टाइम ग्रांट, मैं आपको गैस का चूल्हा दे दूंगा, मैं आपको 2100 रुपये दे दूंगा, और इस पे सबकी सहमति है। देखिए 5 किलो अनाज दे दूंगा, 5 किलो अनाज दे दूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको चैरिटी, आपकी खैराती, मैं खैरात बांट रहा हूँ इन पॉलिटिकल टर्म्स, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे दें। तो न्यू इंडिया की पहला ये है, ये राज्य है, नए भारत का राज्य जो है वो इस आधार पर टिका हुआ है जिसको कि हम कह सकते हैं खैराती राज्य है, चैरिटेबल स्टेट। एक बात। अब नया जो है भारत है, ये बाय द वे ये मेरे शब्द नहीं है, अगर आप नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उसमें एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। एक चीज़ तो ये राज्य हो गया नया भारत का। दूसरी चीज़ ये है कि ये राज्य जो है वो ये भी कह रहा है कि हमें भारत की अस्मिता को जगाना है, एटसेट्रा, भारत की हिंदू अस्मिता को जगाना है। तो उसके लिए संविधान बड़ी एक ऐसी चीज़ है, इस पर सबकी सहमति है। संविधान की ऑलमोस्ट हम पूजा करते हैं, और हम का मतलब पूरी पॉलिटिकल क्लास संविधान की पूजा करती है, क्योंकि संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन गया है भारत में। और क्योंकि वो राजनीतिक प्रतीक बन गया है, इसलिए हर एक जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो संविधान को अपनी नज़र से परिभाषित कर रहा है। इस समय क्योंकि सबसे बड़ी ताकत बीजेपी है, तो वो किस तरह से संविधान को देखती है, इसके लिए दूसरी चीज़ है संविधान की जो समझ है, उसको मैं कहता हूँ हिंदुत्व, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधानवाद जो कि हिंदुत्व से परिभाषित है। ये जो अक्सर हमारे लिबरल दोस्त कहते हैं
कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं है संविधान बदलने की, बल्कि और किसी भी पॉलिटिकल क्लास को बदलने की ज़रूरत नहीं Appropriate होती है। करने की उसे अप्रोप्रिएट करते हैं। कोई भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी हमेशा वो किया। संविधान को अप्रोप्रिएट करेगी। बीजेपी भी कर रही है। तो बीजेपी ने कैसे किया? उसने हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसे मैं कहता हूँ, उसकी 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, वो ये कहता है कि भाई ये रूल बुक है और सेक्रेट बुक है। आपको इसको बस, यानी आप जो संविधान के प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को आप अलग कीजिए और इसको ट्रीट कीजिए एज ए रूल बुक। जैसे हमारे यहाँ आता है ना कि ये डूज एंड डोंट्स में कन्वर्ट कर दीजिए आप इसको। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल उसकी दिलचस्पी नहीं है शब्द बहुसंख्यक या मेजोरिटी के अंदर, उसकी दिलचस्पी है शब्द माइनॉरिटी में। और ये बात जाती है हिंदू विक्टिमहुड से कि हम इतनी बड़ी मेजोरिटी होकर भी हम अपने देश में अपना शासन नहीं स्थापित कर पाए। तो इसलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो जो पेटिशन डली हुई है कि 9 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित करो, हालांकि बहुत जगह पर हिंदू माइनॉरिटी हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है ये शब्द माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं करता ख़ास तौर से। और ये अपने आप में एक रिपब्लिकन ट्रेडिशन था उस ज़माने का, जो कि यूनिक है, अम्बेडकर की देन है। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है जो कि बहुत दिलचस्प है कि जो ये नारा है वन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपने तो कश्मीर पे काम किया है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जितनी भी चीज़ें जो कि एक्सेप्शनल बना रही थी भारतीय संविधान को, उनको आप निकाल दो ताकि रूल बुक सीधी हो जाए। 370 जब हटाई तो तर्क ये नहीं था कि वो मुस्लिम बहुल राज्य है, बल्कि तर्क ये था कि ऐसा लगता है कि 370 के एडिशनल चीज़ इसमें जोड़ी गई थी, तो वन नेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रभावित। तो नए भारत का राज्य खैराती राज्य है। नए भारत का जो चलन है वो जो जिसके ज़रिए इसको हासिल किया जाएगा वो हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और तीसरी चीज़ है उसकी विशिष्ट राजनीति, यानी आप जिसे सुहास पलशिकर बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदुत्व हेजेमनी, जिस पर की पूरा राजनीतिक जो वर्ग है उसकी सहमति है। तो अब अगर ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी तो जो नए भारत की परिकल्पना केवल आपने कहा कि हिंदुत्व हेजीमनी पर, यानी इसको हिंदी में हेजीमनी को हम लोग क्या कहेंगे, हिंदुत्व प्रभुत्व पर, हाँ, सारी पॉलिटिकल क्लास की सहमति है ऑलमोस्ट। मैं थोड़ा सा और चाहूंगा इसको विस्तार दीजिए। देखिए इस तरह से कि आप किसी ने आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी, बाकी सारे भी हिंदुत्व हेजीमनी को मानते हैं? हाँ, हिंदुत्व हेजेमनी को इस तरह से मानते हैं कि मैं 2 उदाहरण से अपनी बात को साफ करूँगा। पहली बात तो ये कि जैसे एक शब्द, हम पासमानदा वाले सवाल पर आएंगे वो बहुत है ना, वो इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपको किसी ने नहीं रोका कि आप जो है शब्द सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये नरेंद्र मोदी ने 2019 के इलेक्शन के बाद, जब वो अपनी जो जीत वाली जो स्पीच होती है वो दे रहे थे, तब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आज किसी की ताकत नहीं है जो ये शब्द सेकुलर बोल दे। और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि किसी ने ये शब्द आपको बोलने से रोका नहीं था कि हम सेकुलर राजनीति करते हैं। उसका प्रभाव कैसा है? देखिए आप ये नहीं, आरजेडी ये नहीं कहेगा कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन एक जो शब्द आपके पास था कि ये अगर सांप्रदायिक राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति को हम 1990 के दशक में सांप्रदायिक राजनीति कहते थे, और जो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते थे उन दलों को हम कहते थे कि सेकुलर राजनीति कर रहे हैं। जब आपने वो शब्द ही छोड़ दिया, नहीं आज भी कहते हैं सेकुलर राजनीति, तो आता है शब्द, अक्सर आता है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेकुलर राजनीति आप जो ये शब्द है सेकुलर, उसको इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल लीडर जब चुनाव प्रचार में जाए और ये कहे कि मैं सेकुलर राजनीति कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। बड़ा झेप के साथ में वो मुसलमान का नाम लेता है, बहुत झेप, बल्कि मुसलमान का तो नाम ही नहीं लेता, माइनॉरिटी कह के चुप हो जाता है, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव ने जो भी अपने ये दिए हैं। इनफैक्ट अखिलेश यादव ज़्यादा सक्रिय हैं सेकुलर राजनीति में, माई से सीधे पीडीए हो गया। हाँ, माई से सीधा पीडीए हो गया, या आरजेडी ज़्यादा सक्रिय लगती है मुझे बनिस्बत उन। और जब हम कांग्रेस कहते हैं तो केवल राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है, ये बात राहुल गांधी के हक़ में कही जानी चाहिए निसंदेह कि राहुल गांधी अभी भी वो शर्म उनमें नहीं है वो कहें कि मैं सेकुलर राजनीति नहीं करता। ये आप राहुल गांधी के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे फॉर्मेशन आप नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस के जो अपने या कुछ नेता कांग्रेस के ये बात बोल देंगे, लेकिन ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है पूरा पॉलिटिकल पार्टी का वो वैसा नहीं है। तो आप एक्सेप्ट कैसे करते हैं किसी तर्क को या किसी टर्म को? आप जब एक्सेप्ट करते हैं, आप
इस तरह से या तो आप उसकी मुखालफत करके, राहुल गांधी बहुत एग्रेसिवली हिंदुत्व की मुखालफत कर रहे हैं, और इसके सेकुलर की बजाय उन्होंने कहना शुरू किया, कांग्रेस ने कहना शुरू किया हिंदुइज्म बनाम हिंदुत्व। ये फॉर्मेशन आया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये 10 साल लेट है। ये बात आपको पहले, जब हिंदुत्व को आप विरोध आपका जो दर्ज होना चाहिए था वो 2014 या उसके आसपास में होना चाहिए था, उससे पहले होना चाहिए था। आपको हिंदुइज्म तब याद आया जबकि हिंदू होने की परिभाषा मूल रूप से हिंदुत्व के अंदर परिवर्तित हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एकरूपता है, ये जो राजनीतिक वर्ग का कहीं ना कहीं पर जो इंटेलेक्चुअल वीकनेस है नॉन बीजेपी पार्टीज़ की, जिसमें कि आप अपनी क्या परिभाषा देंगे। देखिए, हम लिबरल कहकर वो हो जाते हैं कुछ लोग, जबकि लिबरल एक बहुत लिबरल टर्म है बेसिकली। हाँ, बहुत लिबरल टर्म है, होता है। लेकिन लिबरल का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को लिबरल कहने से बचती है। आप लोग अपने आप को लिबरल कह लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। जो आलोचना गैर भाजपाई दलों की तरफ से भाजपा की आनी चाहिए थी, आप परिभाषित करते, वो आपने आउटसोर्स कर दिया। तो ऐसा लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एगैलिटेरियन पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है, वो जो कुछ भी अखबारों में लिखता है या टीवी चैनलों पर बोलता है, वो सब लिबरल है, जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं पॉलिटिकल क्लास की जब बात करता हूँ तो वहाँ पर जो सहमतियाँ, देखिए, एक तो मार्केट वाली सहमति है, दूसरी सहमति हमेशा से रही है, 90s से ही रही है, 90s से वो सहमति है। अब उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय बहस नहीं है, नहीं। इसमें इस सहमति के लिए मैं सिर्फ एक चीज़, जो अभी पिछले 10 सालों में अगर आप मुझसे पूछें कि कोई ऐसा दस्तावेज जो कि जिसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं देश में, वो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024 का, 24 वाला, हाँ। जिसके अंदर की जो इकोनॉमिक जो उनकी पॉलिसी है, उसे उन्होंने कहा है नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी। वो रिमार्केबली वेल रिटन है। पहली बार वो मार्केट के अपने चलने वाली जो सहमति है उसकी कहीं दूर जा रही है। वो पहली बार वेलफेयर स्टेट की और गहरी इंटरप्रिटेशन दे रही है, जो कि कास्ट सेंसस से निकलने वाली है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर एक बड़ी सहमति बन गई है, और उस सहमति को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कम से कम मैनिफेस्टो के स्तर पर तो कांग्रेस ने कमाल का काम किया है। ये अलग बात है कि उस मैनिफेस्टो को जिस तरह आम भाषा में प्रसारित करना चाहिए था, उसमें वो चूक गए। अच्छा, ये जो न्यू इंडिया है जिसमें मुस्लिम कहने से लोग चूकते हैं, मैं भी कई बार ये बात कहता हूँ, भाई अल्पसंख्यक क्यों कहना है? अगर बौद्धों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, सिखों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, ईसाइयों पे नहीं हो रहा है, तो मुसलमान कहिए। अगर मुसलमानों पे नहीं हो रहा है, ईसाई पे नहीं हो रहा है, बौद्धों पे नहीं हो रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो सिख कहिए। जिस पे कहा जा रहा है उस पे कहिए। इसको अमूर्त क्यों बना देना? जब हम सवर्ण कहते हैं या जब हम बाकी कुछ कहते हैं तो उसमें खास मीनिंग होती है। अल्पसंख्यक तो अमूर्त जैसा हो जाता है, बिल्कुल। तो ये जो नाम लेने से डर हो गया है, जो एक ये डर है कि हिंदू वोट हाथ से निकल जाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद डर है। उस पर तो हम आएंगे। हाँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद, वो ले लीजिएगा आप अपनी बातचीत में। यही अमृत काल है, सबने एक ही अमृत पी लिया है, सबको एक ही भाषा आ गई है। नहीं, लेकिन ये अमृत काल बहुत दिलचस्प टर्म है। दिलचस्प इसलिए है कि देखिए, वही आपकी किताब में पूरा एक चैप्टर है, मैं लोगों को वो चैप्टर तो बताऊंगा नहीं, लेकिन हम बात करेंगे उस पर। नहीं, देखिए, अमृत काल एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि, और ये बात दिखाता है कि आप, जिसे कहा जाता है प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, अगर आप प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। और ये खूबी जो वर्तमान की भाजपा है उसमें है। मतलब मैं बहुत इसकी तो तारीफ़ करनी चाहिए कि वो प्रोफेशनल भी हैं और एक्टिव भी हैं। दूसरे दलों को भी इतना ही एक्टिव होना चाहिए अगर आपको वाकई भाजपा को कहीं ना कहीं पर, ख़ास तौर से विमर्श के स्तर पर हराना हो। तो और उसके बिना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप नहीं हरा पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। तो ये जो टर्म है अमृतकाल, देखिए, अमृतकाल का मतलब आप किसी से भी पूछिए तो वो ये बोलेगा कि अमृतकाल का मतलब है 2014 के बाद का भारत। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर आप उनकी जो स्पीचेस हैं उसमें अमृतकाल 2014 से शुरू नहीं होता। वो 2018 या मेरे ख्याल से 2018 के बाद में वो कहना शुरू करते हैं, और 18-19 में, यहाँ 18-19 में वो पहली बार कहना शुरू करते हैं। और अमृत काल का मतलब ये है कि हमने एक सर्टेन टाइम, एक पॉलिटिकल टाइम को, आज़ादी का अमृत काल लिया था 2017 में, वो पूरा हो रहा था जब शुरू हो रहा था, वहां से ही पहली बार अमृत काल आया, और फिर वो रेगुलर। अब वो विकसित भारत जैसे एक विचार की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है पॉलिटिक्स में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेहरू क्यों चैलेंज है आज?
नेहरू चैलेंज इसलिए हैं कि नेहरू इंटेलेक्चुअली शार्प आदमी थे और वो इस तरह की कैटेगराइजेशन को बड़ा उनका वैल्यू था। अंबेडकर को हमको क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अंबेडकर में या गांधी क्यों अट्रैक्ट करते हैं, उन लोगों को ये नामकरण बड़े अच्छे आते थे, स्वराज। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल एक नाम है। तो अब अगर इसके अंदर जो अमृतकाल की बात है वो एक्चुअली एक, जिसे मैं कहता हूँ पॉलिटिकल टाइम, आप पॉलिटिकल राजनीतिक जो समय होता है उसका आप कैटेगराइजेशन करते हैं, और कैटेगराइजेशन इस तरह से उन्होंने किया है जिसके अंदर कि एक पूरा युग है जो कि जिसमें मुग़ल काल से लेकर ब्रिटिश सब शामिल हो गए। ये बिल्कुल नए किस्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन है। और उसके बाद में 1947 से लेकर एक और फेज़ आता है, और फिर उसके बाद में कंटेम्प्रेरी फेज़ आता है जिसमें कि हम रेक्टिफाई करेंगे वो सारी मिस्टेक्स जो हमने 47 से 14 तक की थी, उसके पहले भी की थी। और याद रखिए ये जो अमृतकाल है इसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है वो अमृतकाल में नहीं आती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये उसका भी विरोध है। अपने तरीके का मेक इंडिया ग्रेट अगेन है। एब्सोल्युटली। तो अब इसको हमें सिस्टमैटिकली, तो जब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए कि जो मुहावरे आप पर उछाले जा रहे हैं उनकी जेनियोलॉजी क्या है, उनको आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपने तर्क विकसित कीजिए। मतलब अब जैसे अभी हमारी बातचीत में ये आया कि सेकुलर का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, तो आपके पास में इतना बड़ा एक जैसे खाली जगह है, इस खाली जगह को भरने के लिए आपके पास एक शब्द होना चाहिए। अच्छा, फिर होता योगेंद्र जी, नहीं एक सेकंड बस, मैं ये देखिए, योगेंद्र यादव वो एक बहुत अच्छा इस शब्द इस्तेमाल कर, उन्होंने लिखा भी है उसके ऊपर, और वो शब्द है भारत को स्वधर्म। वो बिल्कुल काट है जो ये सारे जो नए नए मुहावरे हमें वो इस चीज़ की काट है। उसको डेवलप करने का वो उन्होंने उस आइडिया को डेवलप करके दे दिया। उसके ऊपर राजनीति करने का काम उनका नहीं है। राजनीति करने का काम तो राजनीतिक दलों का है, विमर्श के स्तर पर। ये हिंदुइज्म बनाम हिंदुत्व भी हम ही ने दिया है, हमने, लेकिन ये बहुत बहुत लेट ओल्ड हुआ है। लेकिन हाँ ये था कि हिंदुत्व किताब जो सावरकर की है आपने पढ़ी है, उसमें वो खुद कहते हैं कि इसका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदुइज्म इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ ये बात इन लोगों को बहुत पहले लेके आनी चाहिए थी। लेकिन ये तो है कि हमारा पॉलिटिकल क्लास हिस्ट्री को लेके, सोशियोलॉजी को लेके, पॉलिटिकल साइंस को लेके, उसको लगता है पॉलिटिक्स का मतलब बस चुनाव जीत जाना, थोड़ा सा हिंदू मुसलमान का लेना, थोड़ा सा ब्राह्मण ठाकुर का लेना। अब आप मुझसे पूछिए कि मैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मुझे जो, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के अलावा मुझे राजनीति बहुत अच्छी चीज़ लगती है, तो मैं परिभाषित करूंगा, ऐसे मैंने अपनी बौद्धिक राजनीति परिभाषित की। कल अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये चीप, बिल्कुल फुल पॉलिटिक्स है, मतलब मेरी सिक्योरिटी हटाना फुल पॉलिटिक्स है, ये उनका स्टेटमेंट है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं करते, हम तो जन कल्याण करते हैं। अरे भाई, जब राजनीतिज्ञ ये कहना शुरू करेंगे कि वो राजनीति नहीं करते, तो राजनीति तो बहुत बुरी चीज़ हुई, तो फिर आप उस काम को कर क्यों रहे हैं? सवाल उल्टा पॉलिटिकल क्लास एज ए होल से पूछना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल क्लास एज ए होल से पूरा सवाल नहीं पूछते हैं, और ये हमारा काम है कि भाई अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप पे? इसका मतलब आप करप्शन कर रहे हैं, यानी राजनीति के नाम पर मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, तो फिर पॉलिटिक्स कौन करता है? या बुरी चीज़ें तो छोड़ दो भाई, अरविंद केजरीवाल को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो अगर ये लोग राजनीति छोड़ देंगे, थोड़ा कोर्स अपन चेंज करते हैं। एक टर्म आपने यूज़ किया है, बल्कि उसको बहुत कायदे से आपने उस पर बात की है, इस्लामोफोबिया को लेके आपने बात की है, और दुनिया भी आप घूमते रहते हैं, अभी भी बाहर से आए। ख़ास तौर पे मैं जिस तरह से फ़लस्तीन और इजराइल को लगातार देख रहा हूँ और उसकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, मेरा मन भी है कभी काम करने का कि सोशल मीडिया से लेके और मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्टिंग कैसे होती है। जैसे फ़लस्तीन जिन लोगों को गिरफ्तार करके रखेगा, भले वो आर्मी के पर्सन हो, वो होस्टेज हैं, और इजराइल भले घर से उठा के ले जाए, 20-20 साल तक मुकदमा नहीं चले, लेकिन वो जो है वो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं। एंटी सेमाइट होना अपने आप में, मतलब आपकी नौकरी जा सकती है, आपका रिसर्च फंड कैंसिल हो सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। एंटी इस्लामिक होने में कोई खास बात नहीं है। आप कितने बड़े लीडर भी हैं, 2-4 घंटे 3 दिन जेल में रह के, वो बाइडेन के बड़े करीबी थी जिनको हटा दिया गया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस्लामोफोबिया को अगर मतलब बहुत उसके क्रूड टर्म में ना भी लिया जाए, तो दैट्स अ ट्रुथ जो दिखाई देता है। अब इसकी जड़ें 9/11 में हैं, इसकी जड़ें मिडल ईस्ट वार में हैं, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। इसने कितनी मदद की है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को यहाँ पैर जमाने में, जो इंटरनेशनली रहा है? पहली बात तो ये कि ये शब्द कैसे बदलते हैं उसको जानना ज़रूरी है। कि
ये जो शब्द है इस्लामोफोबिया, ये भी बड़ा नया शब्द है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका मैनिफेस्टेशन हर एक देश में कैसा होता है वो जानना ज़रूरी है। उस हर एक संदर्भ में इस्लामोफोबिया क्या बनता है वो जानना ज़रूरी है। और वो जो पहले से चली आ रहे जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनके साथ में वो कैसे मिक्स हो जाता है वो भी जानना ज़रूरी है। नहीं तो फिर होगा ये कि जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है यहाँ हो रहा है और फिर सब बराबर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों और आज़ादी के बाद के हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक आरोप तो लगाया जाता था कि वो अलगाववादी हैं। एक शब्द होता था सेपरेटिज्म, अलगाववाद, पाकिस्तान परस्त भी हम पढ़ते थे। पाकिस्तान परस्त हैं, अलगाववादी हैं, वो सेपरेटिस्ट हैं। फिर वो थोड़े दिन बाद जैसे ही 9/11 आया तो वो शब्द बदल गया। अब कोई ये सेपरेटिस्ट वगैरह नहीं कहता, बल्कि वो अब कहता है कि ये आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो नई शब्दावली आती है वो पुरानी जो हमारी शब्दावली है जिहादी कहा गया, ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिहादी होना शुरू हो गया। तो वो अब जो नई शब्दावली कहीं से आ रही थी वो पुरानी जो प्रतीक थे उनके साथ वो मिलती चली गई, उसने नए नए अपने नए मायने स्थापित करने शुरू कर दिए। जैसे आपको याद होगा 1984 के ज़माने में सिखों को आतंकवादी शब्द आते ही खाड़कू, टेररिस्ट, ये वर्ड सिखों के लिए इस्तेमाल होता था। आज हम लोग जिस तरह से यंग थे उस समय अगर कोई आतंकवादी कहे तो एक सरदार का चेहरा सामने आता था। तो वो उस जमाने की बात थी। वो चीज़ अब आकर मुसलमानों पर आकर टिके। आतंकवादी का मतलब कश्मीरी, मतलब होता अगर हम सिनेमा वगैरह सबको इसमें शामिल कर पाते तो और मजेदार आ पाता। बिल्कुल, तो वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम किसी खास संदर्भ में उसको कहते हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि मैं तो रिसर्चर हूँ और मैं भारत पर रिसर्च करता हूँ, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जो वर्जन हमारे यहाँ हुआ, हमारे यहाँ जो इस्लामोफोबिया का वर्जन है उसका एक ख़ास नाम मैं देना चाहूँगा और वह है मुस्लिम पोलिटिकोफोबिया। हाँ, मैंने उसको यूज़ किया है। और मुस्लिम पोलिटिकोफोबिया का मतलब बहुत दिलचस्प है कि 2 या 2 से ज़्यादा मुसलमान जब भी वो राजनीति की बात करेंगे तब वो कहीं ना कहीं पर वो एंटी इंडिया हो जाएंगे। और ये परसेप्शन 2014 में नहीं बना, ये पहले से था। इस्लामोफोबिया ने इस पॉलिटिकल फोबिया को ज़्यादा बढ़ा दिया और उसका मैनिफेस्टेशन आज हमको देखते हैं कि मुसलमान एक तरीके से वोट देते हैं, एक तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, एक तरीके से सारे काम करते हैं और वो सारे काम कहीं ना कहीं पर हमारी जो राष्ट्रीय अस्मिता है या राष्ट्र की जो सोच है उसके साथ नहीं जाता। ये एक इस्टेब्लिश परसेप्शन है और ये इस्टेब्लिश परसेप्शन पर देखिए, मेरा जन्म 1971 में हुआ। इम्तियाज़ अहमद ने पहला लेख, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेख है इम्तियाज़ अहमद का, 1971 में लिखा था। तो यानी 3 जनरेशंस उसको पार कर चुकी। मैं भी आज तक वही लिख रहा हूँ जो इम्तियाज़ अहमद लिख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बदला। आप अभी भी एक तरीके से फैक्ट बताऊं तो शायद आप उसको जोड़ लेंगे। राहुल सांकृत्यायन पे मैं काम कर रहा था, मैंने उनकी एक बायोग्राफी लिखी एंड व्हाट आई फाउंड कि कई जगह उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति की बात की है। ही वाज अ कम्युनिस्ट, ही वाज अ प्रोग्रेसिव, सब जानते हैं। कई जगह उन्होंने राष्ट्रीय या भारतीय की ज़्यादा बात की। राष्ट्रीय तो उतना नहीं कहते हैं, भारतीय की। और भारतीय संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति उनको अलग अलग लगती है। तो मेरा लॉजिक यही था कि जब आप इस तरह से बात करते हैं कि ये मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा था, लुंगी जो थी वो मुस्लिम संस्कृति की हिस्सा थी, धोती भारतीय संस्कृति की हिस्सा थी, तो आप कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति इज इक्वल टू हिंदू संस्कृति मान लेते हैं। कॉन्शियस लेवल पे भले ना माने, लेकिन आप मान लेते हैं जब आप इस तरह की चीज कर रहे हैं। तो ये वाले जब आप बात कर रहे थे तो मुझे अचानक वही चीज याद आई। बिल्कुल। तो उसमें ये हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा मुसलमान जब भी मिलेंगे तब कोई गड़बड़ होगी। तो अगर आपके परसेप्शन बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग है। हाँ, जब भी आप जो है वो करेंगे तो मतलब जब भी जो मुस्लिम कलेक्टिविटी है, जो मुसलमानों की ऐसे ग्रुप जब भी आएगा आपको गड़बड़ लगेगी। चाहे वो नमाज पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो वो उसमें। और अब तो क्या हो गया, उतना बढ़ चुका कि मुसलमान का पैदा होने से लेकर मरना तक एक समस्या है। नहीं, समस्या है। देखिए, पैदा होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, शादी करेगा तो ट्रिपल तलाक वाली समस्या आएगी, खाना खाएगा तो कॉ प्रोटेक्शन आ जाएगा, उसके बाद में स्कूल जाएगा तो मदरसे में या स्कूल में जिहादी बनेगा, उसके बाद में वो अब तो खैर यूपीएससी करेगा तो वो फिर यूपीएससी जिहाद भी करेगा, और उसके बाद में जब वो मर जाएगा तो जमीन कब्जा करेगा, उसके लिए जमीन की भी समस्या पड़ेगी। हिंदू तो जला दिया जाता है तो मुसलमान को 2 गज जमीन भी चाहिए। तो इसका मतलब उसका पैदा होने से लेकर मरना तक अगर समस्या बन जाए, और उसके बाद में जो आपने राहुल सांकृत्यायन वाली बात की, गांधी मुझे लगता है कि बड़ा इस मामले में क्लियर है इन चीज़ों को लेकर। गांधी को ये पता है, और इसमें मतलब क्योंकि गांधी स्टेट क्राफ्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, नेहरू थे, तो नेहरू का जो कंसेप्शन है आइडिया ऑफ इंडिया का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, बहुत दिलचस्प चीज़ है।
और मज़े की बात यह है कि नेहरूवियंस जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर काम नहीं किया। यूनिटी डाइवर्सिटी आप जो है वो ताजमहल की और अजंता की दिखा के इमेज वो बराबर कर देते हो, लेकिन एक आम हिंदू एक आम मुसलमान के साथ में कैसे रहता है, वो यूनिटी अगर हमने कहीं दिखाई होती, उसको हिंदी सिनेमा ने तो दिखाया अपने तरीके से दिखाया, अपने बहुत तरीके अच्छा से दिखाया। उसने बहुत अच्छा दिखा। जावेद अख्तर को तो मुझे लगता है कि उन्हें सैल्यूट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि ज़मीन के स्तर पर सब एक हैं। इस चीज़ को जावेद अख्तर से ज़्यादा अच्छी तरह से किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो इलीट रिप्रेजेंटेशन था कि एक दिन कत्थक हो जाएगा, एक दिन कव्वाली हो जाएगी, वो जो इलीट जिसमें आप और हम जैसे ईद मिलन, होली मिलन, ईद मिलन हो, उसमें उससे थोड़ा ही होता है। तो अगर हमने उसको कहीं पॉलिसी डिस्कोर्स बनाया होता तो शायद इस तरह की समस्याएं नहीं आ रही होती। मैं केवल एक बात, वो गांधी वाली बात है कि गांधी को ये सेंस था, और गांधी जो जिसे कहा था लिविंग टुगेदर सेपरेटली, गांधी का नौखेली वाला जो प्रयोग है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे पूरा हक है, जैसे उन्होंने, वो तो बड़ा रेडिकल, एक मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। उनको अगर महात्मा कहा जाता है तो गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं एक ऐसी जगह पर जो कि मुस्लिम बाहुल्य हो, पार्टीशन हो चुका हो, खूब मारकाट हो रही हो, बिना सिक्योरिटी के वो आदमी वहाँ पर हो, और एक मुल्ला ये कहे कि तुम इस्लाम के बारे में क्या जाते हो, उसको वो डांट दें, तो ये बड़ी बात है। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मुझे पूरा अधिकार है एक हिंदू होकर किसी मुसलमान के गलत करने पर, और किसी मुसलमान को पूरा अधिकार है ये कहने का कि आप हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये ही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है। आप ये जब भी हम वो कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें आप ज़मीन पर जो जिस तरह से रिश्ते बन रहे हैं, मुझे लगता है कि वो रिश्ते उनको लाना असल में वही वैल्यूएबल होते हैं। बाकी सब किस्से कहानी है, बाकी सब फिल्मों में काम आते हैं, हाँ, अखबारों की सुर्खियां बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल पसमानदा कोई सवाल नहीं, सिर्फ पसमानदा। हाँ, देखिए अब ये बहुत दिलचस्प है कि मुसलमानों की जब भी बात की जाती है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो एक सा समुदाय है, लेकिन उसमें जाति है, एक ही सफ में खड़े हो गए। हाँ, वो आप उसको करके छोड़ देते हैं। या हिंदू मुस्लिम एकता पर की जब भी बात होती है तो ये, लेकिन जो पासमानदा विमर्श है वो पहली बात तो नया नहीं है, या ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने जो है वो एकदम डिस्कवर कर ली मुसलमानों में जाति होती है। राही मासूम रजा के उपन्यास कोई पढ़ ले समझ में आ जाता है, ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और हम सभी तो भाई जातिगत समाज है ये भारतीय समाज में जाति नहीं होगी तो लेकिन जो तर्क पसमानदा आंदोलन ने दिए हैं वो बहुत दिलचस्प तर्क हैं, और मेरे ख्याल से पूरे राजनीतिक वर्ग को ये समझना चाहिए कि मुसलमान की बात करने के अंदर पसमानदा की बात करना क्यों ज़रूरी है। उसकी 3 मोटे तर्क हैं। पसमानदा आंदोलन ये कहता है कि जो हिंदू मुसलमान का सवाल है उसको हमें उस आधार पर देखने की ज़रूरत, उसके सामाजिक और आर्थिक आधार पर देखने की ज़रूरत है, यानी जाति और वर्ग के आधार पर देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये, और उनका एक नारा भी है इस चीज़ को लेकर, अली अनवर का नारा है, बहुत दिलचस्प। अली अनवर साहब का भी इंटरव्यू हमने किया है, अच्छा, जब उनकी किताब आई थी दूसरी वाली पसमानदा पर। अच्छा, तो वो ये नारा, एक दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित पिछड़ा एक समान। वो बिल्कुल सही बात है कि जब जिंदगी नीचे आती है तो एक सी होती है। एक तर्क तो उनका ये है, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि भाई जो आपका एफर्मेटिव एक्शन की जो पॉलिसी है, वो एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी पूरी तरह से सेकुलराइज्ड हो। आप एससी कम्युनिटीज़, जो एससी कैटेगरी है, उसमें आप सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख को शामिल मत करो, बल्कि उसमें मुसलमान और ईसाई की, दलित को भी शामिल करो। और वो एक और बात कहते हैं कि इसको 50% वाले, इसको, इस रिजर्वेशन को अगर आपने इतना रख दिया तो बिल्कुल इस पर झगड़ा होगा, तो इसको बढ़ाओ भाई। एक दूसरी बात ये कि इस वक्त में जो ज़्यादा नौकरियां हैं वो तो वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। प्राइवेट सेक्टर, वो मार्केट रेगुलेटेड सेल्फ कह के आप अलग हो जाते हो, या एक नारा दे देते हो कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात आते ही एकदम से मामला गर्म हो जाता है, तहलका मच जाता है, बल्कि खामोशी हो जाती है। खामोशी। तो आपने, और उसमें कोई गलती, देखिए मार्केट अगर है और आपने मार्केट के स्टेक होल्डर से बात नहीं की कि आप एफर्मेटिव एक्शन कैसे करेंगे, तो उसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है। तो पसमानदा आंदोलन सिर्फ एकमात्र दलित आंदोलन, और पसमानदा आंदोलन, जो दलित आंदोलन के कई अपने आप में धाराएं हैं, उनमें से एक धारा मार्केट को भी सवाल करती है, और पसमानदा आंदोलन में सवाल कर रहा है कि भाई सिर्फ आप एससी रिजर्वेशन से काम नहीं चलने वाला है। तो एक दूसरी चीज, तो ये एक पहली बात ये हुई, सब बराबर हैं। दूसरी बात ये हुई कि रिजर्वेशन एक सोल्यूशन के रूप में देना चाहिए, उसका स्कोप बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात ये कि मुसलमानों में जो गैर बराबरी है वो सामाजिक समस्या भी है। उस सामाजिक समस्या को आपको, जिसे
कहा जाता है रिफॉर्म करना मुस्लिम समाज में, और इस वक्त में तो सबको ज़रूरत है रिफॉर्म की। जिस तरह का मज़हब हमको दिया जा रहा है वो डिस्प्लेड रिलीजियोसिटी है। 19वीं सदी में कभी होता था ऐसा? जिस तरह से मज़हब मतलब जुलूस वाला मज़हब है हमारा, ये भीड़ तंत्र का मज़हब बन चुका है। सारे मज़हब भीड़ तंत्र के मज़हब बन चुके हैं। आपकी लंबी मीनार नहीं होगी तो आपको अल्लाह नज़र नहीं आएगा, आप कुंभ में डुबकी नहीं लगाएंगे तो आप हिंदू नहीं बन सकते। तो जो गांधी जी कहा करते थे कि जो मज़हब की फ़िलॉसफ़ी है वो तो कहीं धूमिल हो गई। देखिए गीता महोत्सव करती है सरकार, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने गीता पढ़ी होगी। और अगर गीता का जो गीता अपने आप में इतनी व्यापक किताब है जिसको कि सबको पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम मुझ पर इम्पोज कर देंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आप इम्पोज कर रहे हैं, जबरदस्ती करोगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो गीता का जो महोत्सव करते हैं ये मुझे बहुत दिलचस्प, मैं सोचता हूँ कभी जाऊँ और जाकर देखूँ कि इस गीता महोत्सव में कितने लोगों ने गीता को पढ़ा। या जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कुरान के ऊपर, मैं जाके देखूँ कि कितने लोगों ने पढ़ा होगा। राष्ट्रगान का सवाल उठाने वाले जितने लोगों को राष्ट्रगान याद है ना, बस उतने ही लोगों ने पढ़ा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। देखिए आपकी ये किताब जो खास तौर पे जो अंग्रेजी वाली किताब है वो इतनी बहस तलब है कि 8-10 कप चाय पीते हुए पूरी रात उस पर हर चैप्टर पे अलग अलग बात हो सकता है, और मुझे भी बहुत कुछ कहना होता है जो बातचीत में इस तरह से नहीं मैं कह सकता। लेकिन आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, औरंगजेब। तो औरंगजेब अच्छा मुसलमान, औरंगजेब एक तरह का मुसलमान, बुरा मुसलमान। तो उसके साथ साथ खड़ा कर दिया जाता है उसके भाई को, वो दारा शिकोह जो है वो अच्छा मुसलमान। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा है इतिहास, मैंने भी इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन जब आप कश्मीर पे काम करेंगे तो आपको मुगल काल भी पढ़ना पड़ेगा। मैं उन जगहों पे भी गया हूँ जो दारा शिकोह से जुड़ी हुई थी, उनकी कई सारी हरकतों को भी जानता हूँ। और मैं अहमदनगर में मैंने जो है इनकी कब्र भी देखी है। तो खुलदाबाद, हाँ खुलदाबाद में, हाँ वहाँ पे इनकी देखी है। वाइट बिल्कुल सिंपल सी, लगता ही नहीं है किसी बादशाह की होगी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, लेकिन एक को अच्छा एक को बुरा बनाना, या फिर अभी राष्ट्रपति साहब जो हमारे थे अबुल कलाम साहब, वो मुसलमान हो तो वैसा हो और हिंदू हो तो बाबू बजरंगी जैसा हो। तो ये जो पूरा एक तमाशा क्रिएट किया गया और आपने बहुत खूबसूरती से डील किया है। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं उसकी रीडिंग आपसे करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा आखिरी सवाल इसको ले लीजिए, और भी जो कुछ चाहिए जोड़ के इसमें, क्योंकि एक लिमिट है, आप भी समझते हैं, फिर बात करेंगे। जरूर। देखिए मेरा मन नहीं भरा है लेकिन ठीक है, वक्त की बात है। औरंगजेब जो है वो दिलचस्प कैरेक्टर है, और वो दिलचस्प कैरेक्टर इसलिए है कि हमारी जो सांप्रदायिकता की कहानी है उसमें औरंगजेब एक मेन विलेन है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेन विलेन हिंदुत्व ने गढ़ा है। मेरा जो तर्क है वो है ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं बताना चाहता कि औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसकी 10 तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं, और एक और मजेदार बात है, मैं जोड़ देता हूँ इसको, नहीं कहना चाहता हूँ कि अकबर ने बहुत सारा संघर्ष किया, बाबर और हुमायूं को तो वक्त ही नहीं मिला बहुत ज्यादा, अकबर ने बहुत संघर्ष किया, सब खड़ा किया। इनके बाप और दादा जहांगीर और शाहजहां ने सारा खजाना लुटा दिया। औरंगजेब अगर उसी लाइन पे चलते आते तो उसके बाद ही खत्म हो जाता, उसके बाद थोड़ा टाइम चला वो भी नहीं चला। मेरी जो दिलचस्पी है वो ये है कि औरंगजेब जो है उसकी जो आफ्टर लाइफ है वो क्या है, एज ए फिगर, एज ए सिंबल। हम जो औरंगजेब को मीनिंग्स देते हैं वो कब से देते हैं, और मुसलमान क्या वाकई औरंगजेबवादी हैं, ये मेरा सवाल है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने फिर थोड़ा ट्रेस करने की कोशिश की तो लगा कि भाई मौलाना आज़ाद, सबसे पहले मुस्लिम लीग डिसोन करती है। मुस्लिम लीग का एक रेजोल्यूशन है कि ना तो हमें अकबर चाहिए ना हमें औरंगजेब चाहिए। अकबर ने हिंदुओं के साथ जो है भाईचारे की नीति अपनाई, फ्लॉप हुआ। औरंगजेब ने उनको काटा पीटा, वो भी फ्लॉप हुआ। हमें अंग्रेज चाहिए। तो ये एक मौका परस्त राजनीति जो मुस्लिम लीग की थी उसमें औरंगजेब के लिए जगह नहीं थी। दूसरा फिर आइए मौलाना आज़ाद, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, और वो ही इज़ एब्सोल्युटली वेरी क्रिटिकल ऑफ औरंगजेब, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पर इस फिगर में गड़बड़ है, और वो इवोक करते हैं सरमद जो सूफी हैं। बाय द वे मेरे बेटे का नाम भी सरमद है। तो वो सरमद को इवोक करते हैं और ये कहते हैं कि सरमद औरंगजेब का, उनका एक उर्दू में बहुत अच्छा एक निबंध है सरमद के ऊपर, और वो सबको पढ़ना चाहिए। और वो क्रिटिसिज्म जो है आज़ाद का वो बहुत दिलचस्प है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो ये दूसरा आया। तीसरा आया कि भाई फिर जो उर्दू लिटरेचर है उसमें औरंगजेब को एकोमोडेट करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं पे पड़ती है। लिटरेचर में तो आप आज़ाद होते हैं, तो उर्दू लिटरेचर में भी औरंगजेब को एडजस्ट करने के लिए उसको माफ़ी मंगवाई गई। कई नावल हैं उर्दू के अंदर जो ये कहते हैं कि उसने बाद में माफ़ी मांग ली थी।
अपने बाप को जेल में डाला, भाइयों को मारा, लेकिन माफ़ी मांग ली। चौथा एग्जाम्पल मेरा है एवरीडे लाइफ का। मैं दिल्ली का मुसलमान हूँ। मैंने हमारे दिल्ली के मुसलमानों में औरंगज़ेब का फिगर बहुत ख़राब इससे लिया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उसको, मैं अपनी ज़िंदगी में 3-4 ऐसे लोगों से मिला उनका नाम औरंगज़ेब है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग आए हैं जिनका नाम क्या औरंगज़ेब होगा। तो लोग, अकबर तो गली गली मिलता है। अकबर गली गली, तो मुसलमानों में नाम रखना औरंगज़ेब जो है वो अच्छा नहीं मान, मेरे कम से कम मेरी जनरेशन, मेरे ख़ानदान में तो ऐसा हुआ कि हम औरंगज़ेब नाम नहीं रखेंगे। तो औरों के बारे में मैं नहीं कह सकता, बहुत सारे मुसलमान इस पे लड़ने खड़े हो जाते हैं कि नहीं वो तो उन्होंने फतवे भी दिए, हालांकि वो ये भी नहीं जानते कि जो फतूतात आलमगीरी है वो एक किताब है जो कि कंपाइल्ड है उस ज़माने की। ही वॉज ए स्कॉलर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हर एक आदमी के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। तो हमको वो दोनों पक्ष देखने चाहिए। वो क्या करते थे, ऐसे मैंने कहा, वो क्या करते उस सेंस में जो हिंदुत्व जो है आरोपित करता है मुसलमानों पर औरंगज़ेब, तो मुसलमान खुद लेने को तैयार नहीं है। तो ये मेरा तर्क है कि मुसलमानों के लिए औरंगज़ेब कोई बहुत अहम ऐसा, जैसे कि बाबर की औलाद, तो अगर आप मुझे बाबर की औलाद कहेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से, मैंने अपने इथनोग्राफिक सर्वेज में पूछा है कि आपको बाबर की औलाद कहा जाता है तो आपको चोट लगती है कि नहीं? हमको बाबर से कोई लेना देना नहीं है। तो बाबरी मस्जिद आपने मुसलमानों पर आरोपित कर दी, अच्छा, ये भी तो होता है ना, आरोपित कर जब आप दिया। औरंगजेब पे इतना शोर करेंगे लोग कहेंगे हाँ है वो, एब्सोल्युटली, है तो आलमगीर आप वो पता रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो बाबरी मस्जिद, अब जैसे इस पे बस अंतिम बात वो बाबरी मस्जिद वाली है कि भाई हर मुसलमान को मालूम था कि 49 से वहाँ मंदिर है, 54 से वहाँ पूजा हो रही थी, 86 में सारे हिंदुओं के लिए खोल दिया गया, 92 में जो मस्जिद थी उसको ढा दिया गया, लेकिन पूजा चलती रही, और 2022 के 23 के अंदर वो 22-23 के अंदर वो मंदिर बन भी गया। तो एक मुसलमान, एक आम मुसलमान को मालूम है तो पहले से ही मंदिर था, हमें तो कोई उसमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी नहीं, तो मुसलमान तो ये मानते थे और हमारे सर्वेक्षणों में ये बात लगातार आती गई। हाँ, वो चीज़ ज़रूर थी कि जो बाबरी मस्जिद का सवाल था उसकी एवज़ में जो सांप्रदायिकता हुई, वो मुसलमानों की चिंता थी कि बाबरी मस्जिद की एवज़ में हमारी जो सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, हमारा बायकॉट इकोनॉमिक रूप से होने लगा, वो ज़रूरी था। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुसलमानों का मुद्दा सिर्फ बाबरी मस्जिद है तो वो गलत होगा। जैसे हिंदुओं का मुद्दा राम मंदिर था ही नहीं, कभी नहीं था। हमारे सर्वेक्षणों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के जो मुद्दे हैं उनका हमेशा बहुत कम, एक इतना अहम नहीं। लेकिन जब आत्मसम्मान का सवाल बना दिया जाता है, देखिए, जब आप चिढ़ लगती है। जैसे आपने कहा कि जबरदस्ती पढ़ने को कहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, जबरदस्ती पढ़ने को कहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी जी ये वक्ती होता है। जो आत्मसम्मान की पूरी बहस है वो ऐसा नहीं होता कि आप पूरे दिन बैठे रहें अपने बच्चे को प्यार करते में भी आप, ये ऐसा नहीं होता है। तो आप आत्मसम्मान की बात वो वक्ती होती है। तो इसीलिए राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत अहम है कि आप उस आत्मसम्मान का तोड़ क्या दे रहे हैं। आज एक सोचिए, काम मुसलमान के नज़रिए से सोचिए कि कौन मुसलमान, जैसे आपने कहा कि मुसलमान शब्द से परहेज है, तो अगर ये परहेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक आम मुसलमान को विमर्श में अपनी जगह नहीं मिलती है, दिखता नहीं है, चेहरा नहीं दिखता है, तो उसके लिए कल्चरल पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो हम लोगों ने अभी एक काम किया है, वो है रीथिंकिंग एफर्मेटिव एक्शन फॉर मुस्लिम्स इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, जिसमें हमारा वो है पूरा सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ऊपर रिसर्च, लेकिन उसमें हमारी एक रिकमेंडेशन है कि आप कल्चरल पॉलिसी के रियल में जाकर हमें बात करनी पड़ेगी कि भारत की जो अब कल्चरल पॉलिसी है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसमें आपको मुसलमान की पहचान रखनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, जब औरंगजेब की बात कर रहे थे तो मुझे एक टर्म याद आया, गजवा हिंद। एक बार मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया कि कमबख्त ये है क्या चीज़, तो मुझे पता चला कि उसका इस्तेमाल सिर्फ 2 लोग करते हैं, या तो आरएसएस करती है या तो पाकिस्तान के वो ग्रुप्स करते हैं जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा कहीं गजवा हिंद का कोई जिक्र नहीं आता है। तो औरंगजेब भी लगभग जो उसकी आफ्टर लाइफ है वो गजवाए हिंदी जैसी ही। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, बहुत सारी बातें हुई, अभी बहुत सारी बातें बाकी रह गई। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब को फिर बुलाने की और आराम से बात करने की। आपने इतना सारा वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।